In this part of the lecture, we shall learn to prepare the summary table of two-way analysis of variance. We have already taken basic knowledge from the table preparation of one-way analysis of variance. There is slight difference as we have to measure interaction effect as well, and instead of one variable we are having two variables. In the first part we have also discussed that total sum of squares will be divided and like that. So firstly we shall learn to prepare the table for two-way analysis of variance. As you know, we have to use 3F, एक पहले के इंडिपेंडेंट प्रभाव का, दूसरे के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव का, और इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इंटरैक्शन के प्रभाव का, 3F। और फिर ये भी कि टेबल बनाने के बाद हमारा यदि वैल्यू आ जाता है, या तो जो तीन एफ निकालने हैं उसके वैल्यू या तो सिग्निफिकेंट हो गए या इनसिग्निफिकेंट हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि एक सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट का हो, इंटरैक्शन का नहीं हो सकता है कि दोनों इंडिपेंडेंट का नहीं हो, इंटरैक्शन का हो। तो ये जो केसेस हैं, उसको तीन केस में, तीनों एफ के लिए अलग अलग हम लोग इंटरप्रिटेशन भी लर्न करेंगे, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर रिसर्च implication. So firstly we shall try to learn to prepare the summary table. So we have source of variance, जैसा कि आप जानते भी हैं। यहाँ हम लोग पहला जो बनाते हैं बाईं तरफ, वो सोर्स ऑफ वेरिएंस, सोर्स ऑफ वेरिएंस, इसको मैं सुधार सोर्स ऑफ वेरिएंस, ये आपका पहला कलम हो गया। और इसी के साथ साथ आप यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरे में डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमने वहाँ भी लिखा था, आपको याद भी होगा। फिर सम ऑफ स्क्वायर, वहाँ भी था, यहाँ भी है। मीन सम ऑफ स्क्वायर, वहाँ भी था, यहाँ भी है। एफ रेशियो, वहाँ भी था, वहाँ भी है। तो इसमें तो आपका कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, इट वॉज द सेम as it was there in। अब यहाँ ये डालेंगे among, मतलब ये सोर्स ऑफ वेरिएंस में पहला क्या है, among the ग्रुप्स। ग्रुप्स को हम लोग GR लिख दे रहे हैं, ग्रुप्स। फिर between the group A से फर्स्ट ग्रुप क्रिएटिविटी, और फिर दूसरे में जो सोशियो इकोनॉमिक कुछ भी, एंड दूसरा बिटवीन द ग्रुप बी। पार्ट्स में भाई ए और बी में भी तो नाम नहीं लिख के, क्योंकि ये जनरल कॉलम है, जनरल टेबल है। फिर इंटरैक्शन, मतलब ये क्या है, इंटरैक्शन ए इंटू बी, और फिर विदिन, ये तो वहां भी था, और यहां भी विदिन से ही सब डिवाइड होगा, विदिन द ग्रुप। और इसको हम लोग एरर वेरिएंस भी कहते हैं। सो वी कैन राइट एरर वेरिएंस। ये पूरा का पूरा टेबल खत्म हो गया टोटल। और फिर ये इधर इसकी उतनी ऐसे जरूरत है नहीं। अब ये इसके एमोंग ग्रुप्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत नहीं है। सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स और एफ रेशियो वैसे हम निकालेंगे। बिटवीन ग्रुप्स ए का मान लीजिए कि के ए, मतलब के ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ग्रुप का, के बी मतलब है के -1 ही, लेकिन के1 की भी ने याद करिए। फिर यहाँ के ए
-1 इंटू के बी -1, ये तो आपका n माइनस सॉरी n माइनस क्या होगा, वहाँ के था तो यहाँ हो जाएगा दोनों का, तो आप कर सकते हैं के ए माइनस के बी। मतलब यदि दो ग्रुप, एक ग्रुप ये है तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये तो n-1 वहाँ भी था। अब सम ऑफ स्क्वायर्स इसका तो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन एफ हम लोग इसका भी निकालेंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स बी, इंटरेक्शन का ए और बी का, और ये 3 निकलेगा। मीन सम ऑफ स्क्वायर्स इसका ए का, बिटवीन ग्रुप्स, ए का मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, बी का मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ए इंटू बी। अब ये निकलेगा इस, मतलब ये जो है इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन याद भी होगा आपको कि इफ बी डिवाइड एस एस ए बाई के ए -1, मतलब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा, और ये अब ये निकलना बाकी है n-k भी। तो फिर हमारा f1 निकल जाएगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स पहला a डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विदिन, ये हो जाएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर b डिवाइडेड बाय, तो मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन जो हमने पहले ही कहा, तो इसका भी मीन सम ऑफ स्क्वायर, इसका भी विदिन निकलेगा। यहाँ मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विदिन, मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन, सॉरी w मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विदिन, वहाँ सम ऑफ स्क्वायर्स विदिन एंड सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विदिन, यहाँ ये सॉरी फिर हमने विदिन लिख दिया, ये w, तो ये मतलब सारे के सारे जो ये वैल्यू मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, चाहे वो इंटरेक्शन का हो, चाहे एक वेरिएबल का हो या दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो, सबको किस चीज़ से हम लोग डिवाइड करते हैं, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ये भी डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विदिन। तो ये तरीका हो गया आपके लिखने का टेबल, मतलब इस टेबल में अमॉन्ग दी ग्रुप्स, हालांकि इसका वैल्यू इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, सारा वैल्यू तो हमारे पास होगा ही, क्योंकि इस वैल्यू से ही इसको निकालना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर का जो भाग डिवाइड करना है, उसमें जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन हमारे इंटरप्रिटेशन में इसी की जरूरत हो, 1 2 3, हम चाहें तो इसको यहाँ इसका यूज कर लें, इस वैल्यू का, और ये दोनों नहीं निकाल भी सकते हैं, लेकिन जब ये दो वैल्यू दोनों आ जाते हैं तो ये दोनों निकालना आसान भी है, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन हम ये दोनों के निकालने में करेंगे, कैसे उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते हैं, जो इसके लिए होगा, अमाउंट के लिए, बिटवीन के लिए, विदिन के लिए, वो जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें -1 हो जाएगा, और जो विदिन ग्रुप्स है उसके लिए -k है, क्योंकि यहाँ k की जगह पर 2 ग्रुप है तो वहाँ हमने 2 माइनस कर दिया है, तो इस तरह से टेबल हमारा बन जाएगा। सो वी हैव लर्न टू प्रिपेयर द टेबल, और जो हमने इसीलिए कहा था कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस 1 वे को ठीक से समझेंगे तो 2 वे के समझने में आपको सहूलियत होगी। तो टेबल बनाना हमने लर्न किया, और उसको F3 कैसे निकलेगा वो भी हमने आपको दिखा दिया। अब हम लोग ये बात करेंगे कि F का मान यदि आता है तो कैसे इंटरप्रिटेशन होगा। वंस द रिसर्चर ऑब्टेन्स F वैल्यू कीपिंग इन व्यू द करस्पॉन्डिंग ग्रेटर एंड स्मॉलर डिग्री ऑफ फ्रीडम,
greater degree of freedom or a smaller degree of freedom within K. So all the three ratios may be find degree of freedom and the level of confidence. The table values have to be seen for the significance और insignificance. मतलब वो ये जो वैल्यू निकलेगा उसको टेबल से देखेंगे, ये वैल्यू को भी, ये वैल्यू को भी हो सकता है, जैसा कि हमने बताया कि ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, कोई सिग्निफिकेंट नहीं, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये नहीं, ये सिग्निफिकेंट, ये नहीं. So there are so many possibilities that depends on the bearing of one variable, that is one independent variable, on the dependent variable. So case 1, once the researcher obtain f values keeping in view the corresponding greater and smaller degree of freedom and the level of confidence, the table values have to be seen for significance and insignificance. All the three f, case 1, all the three f ratio may be found insignificant even at 0.05 level of significance. In this case, the researcher can easily conclude that there is no independent as well as interaction effect of the independent variable or dependent variable, as all the three f ratio are intelligence insignificant. Null hypothesis will be retained. मतलब कहा कि नहीं सिग्निफिकेंट है, तो क्योंकि वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है तो नहीं है, तो रिटेन होगा. एंड देयर इज नो नीड टू मूव फर्दर फॉर पोस्ट हॉक कंपैरिजन. अब चूंकि है ही नहीं तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. सो एक केस हमने डील कर लिया जिसमें तीनों का वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, तो नल हाइपोथेसिस रिटेन हो गया. फर्दर किसी चीज़ को कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको वहीं स्टॉप हो जाएंगे. There may be another case, that is case 2. All the three f ratios may be found significant either at 0.5 level of significance or at 0.01 level of significance. मान लीजिए कि तीनों वैल्यू सिग्निफिकेंट है, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से दो वैल्यू 0.05 पे ही सिग्निफिकेंट है और एक वैल्यू सब पे सिग्निफिकेंट है. तो ये तो हम जानते हैं कि 0.01 पे जो सिग्निफिकेंट है वो 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंट होगा ही, लेकिन इसमें भी कई कंडीशन हो सकते हैं. लेकिन दोनों में से किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए इन वर्स्ट केस कि 0.05 लेवल पे ही सिग्निफिकेंट है, कितने वैल्यू एफ, ऑल द थ्री एफ रेशियो मे बी फाउंड सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल, और फिर कंडीशन नंबर. इन दिस केस द रिसर्चर कैन इजिली कंक्लूड दैट there is significant independent as well as interaction effect of the independent variable on the dependent variable. मतलब यह है कि सिर्फ पहले का भी जो इफेक्ट है वो भी सिग्निफिकेंट है, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी सिग्निफिकेंट है, तीसरे का भी सिग्निफिकेंट है, तो क्या होगा? As all the three f ratios are significant, null hypothesis will be rejected. अब जब तीनों सिग्निफिकेंट है तो ऑब्वियस है कि जो वैल्यू है वो हमने जो एज्यूम किया था कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो रिजेक्ट हो ही जाएगा. सो इन दिस केस इफ द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव मोर देन टू लेवल्स. अब ये देखिए, मान लीजिए कि एक तो है दो लेवल्स. अब यहाँ भी देखिए इसका मेल एंड फीमेल दो लेवल है, यदि हम इसको ले लें तो, लेकिन एक नहीं है, एक से अधिक है, जैसा कि वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में भी हमने सीखा था. यदि एक से ज्यादा है तो so as the three f ratios are significant, null hypothesis will be rejected. In this case, if the two independent variables have more than two levels, that is 3 or 4, we have to go for further calculation and have to use post hoc comparison by employing t values to find the differences between two means or pairs of mean. In this case, the significant interaction effect will also be studied further by employing t-test of significance. और एक चीज़ और, इसमें इंटरेक्शन इफेक्ट में एक सुविधा है, हालांकि वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, फिर भी कहता है कि इंटरेक्शन इफेक्ट के केस में हम टी या चाहें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
तो ये चीज़ की 2 से ज़्यादा यदि लेवल है या फैक्टर है, लेवल और फैक्टर दोनों आप समझ ही रहे हैं कि दैट इज इंटरचेंजेबली इट कैन बी यूज्ड। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पोस्ट हॉक कंपैरिजन के लिए जाएंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि यदि 3 ग्रुप हैं तो किस किस में है, किस 3 ग्रुप है तो कॉम्बिनेशन उसके बढ़ जाएंगे, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का बी और बी का सी के साथ। तो वैसे कंडीशन में हमको क्या करना है कि पोस्ट हॉक कंपैरिजन के लिए जाना है और इंटरेक्शन इफेक्ट के लिए भी टी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि तीनों वैल्यू सिग्निफिकेंट है, पहला दूसरा का भी, और चूंकि तीसरा इंटरेक्शन भी है सिग्निफिकेंट है तो उसके लिए भी या तो टी करेंगे या फिर ऐसा कह रहा है कि उस केस में आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जगह डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उस टेस्ट उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की मदद से भी देख सकते हैं। एंड देयर मे बी थर्ड केस, एटलीस्ट 1 or 2 obtained F ratios may be found significant at 0.05 level of significance or 0.01 level of significance, मतलब सब नहीं है, एटलीस्ट 1 or 2। इन दिस केस नल हाइपोथेसिस विल बी पार्शियली एक्सेप्टेड, मतलब वहां आपने जो बनाया था किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सिग्निफिकेंट है और किसके रेस्पेक्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, उसके आधार पे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, मतलब पार्शियली एक्सेप्ट भी करेंगे और पार्शियली रिजेक्ट भी करेंगे। In this case, null hypothesis will be partially accepted by the researcher and of course partially rejected by the researcher. In this situation, the researcher has to calculate further to compare the mean. Post hoc comparison is needed in this case and T will be employed if the independent variable have more than 2 levels. मतलब एक तो ये कि जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अगेंस्ट आएगा सिर्फ उसी का करना है, जो जिसका वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं आया उसका फर्दर नहीं करना है, और वो भी उसमें यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो लेवल्स हैं वो 2 से अधिक है, 2 नहीं 2 से अधिक है, तो ऐसे कंडीशन में फिर हम लोग पोस्ट हॉक कंपैरिजन के लिए टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो इन दिस वे वी हैव लर्न हाउ टू प्रिपेयर द टेबल, और फिर ऑल द 3 कंडीशंस कि तीनों एफ आया, पार्शियली आया या फिर कोई नहीं आया, तो क्या करेंगे। कोई नहीं आएगा फर्दर नहीं बढ़ेंगे, पार्शियली आएगा तो जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो सकता है दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं आया तो इनसिग्निफिकेंट, जब दोनों मेन वेरिएबल ही आ गए तो हम नहीं समझते हैं कि इनसिग्निफिकेंट इंटरेक्शन इफेक्ट का कोई बहुत मतलब निकलेगा, बट वी कैन गो फर्दर। एंड हमने ये भी कहा कि यदि इंटरेक्शन इफेक्ट का प्रभाव यदि देखना है तो आपको ये भी इजाज़त दी जाती है कि आप टी जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है की जगह पर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर वी लर्न, और ये तो बहुत आसान है चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही आपका एमोंग बिटवीन 2 पार्ट आ गया, इंटरेक्शन बढ़ गया, तो बाकी सब इधर से ही है। ये वैल्यू हमको कंप्यूट करना है, जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो यहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। हम लोग एफ निकाल ही देते हैं, हो सकता है इसका कोई अदर स्टैटिस्टिकल इम्प्लीकेशन हो, लेकिन यहाँ जो हाइपोथेसिस हम लोग बनाएंगे इसके लिए इसमें इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, हाँ इसके कंप्यूटेशन में इसका इस्तेमाल है। सो वी हैव टू फाइंड among the groups, between the groups for A group, between the groups for B group and the interaction of A and B, फिर within और within से पहले हम सम ऑफ स्क्वायर्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम से तो मीन सम ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा, और मीन सम ऑफ स्क्वायर्स जो 3 हमारे निकलेंगे उस तीनों को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन से, और फिर 3 कंडीशन यदि आएंगे तो हम लोग डाटा को पोस्ट हॉक के लिए जाएंगे, पोस्ट हॉक कंपैरिजन को यूज़ करते हुए टीट के लिए जाएंगे या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे या नहीं, वो कंडीशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो आई थिंक यू हैव ए वेरी fair idea about the implication of two-way analysis of variance in the research process and computing a problem if it comes in your examination. Thank you.